Good morning student, myself Reena Rawal and today we studied 9th science है ना you the fundamental unit of life chapter 5 ठीक है। और उसका अपन पढ़ेंगे पार्ट 3। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? अब 3 पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियोस थे अपन ने उसमें पढ़ा था कि सेल क्या होती है ना, सेल की जो स्लाइस है वो कैसे बनाई जाती है। अब अपन सीखेंगे इसमें कि जो सेल है उसके डिस्क्रिप्शंस को आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, मतलब कि जो सेल है उसको काय में पुट करेंगे, किसके सॉल्यूशन में, शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो किस तरीके का उसमें रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ एक अपन उदाहरण लेंगे किशमिश का, है ना। किशमिश आप लोगों ने देखी होगी, दाग मीन्स दैट की दाग, है ना। तो अपन ने यहाँ पे किशमिश ली है, उसको इस शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है। तो जो किशमिश है उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है ना। और जो सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो लो है। तो जो किशमिश के अंदर अपना वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो जो किशमिश का कंसंट्रेशन, मतलब किशमिश के अंदर का जो पानी है वो कहाँ निकल के आएगा, सॉल्यूशन के अंदर निकल जाएगा। तो जो किशमिश है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, है ना। तो ये इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। और दूसरा जो है इसमें देखो दोनों में ही क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसमें भी कम दिख रहा है कंसंट्रेशन और इसमें भी कम दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो किशमिश है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। अगर उसको अपन सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सेम वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसमें देखिए आप लोग कि इसमें एक जो बाहर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, और अंदर का जो कंसंट्रेशन है किशमिश का वो कम है। तो जो अपना वही फंडा है कि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हायर कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ना, सब्सटेंस में। तो अब इसमें जब किशमिश के अंदर जब पानी जाएगा तो जो किशमिश है वो फूल जाएगी, है ना, फूल जाती है या फिर ब्रस्ट हो जाती है, ठीक। कोई भी अगर सेल है और अगर उसके अंदर पानी जाता है, सबसे ज़्यादा H2O अगर जाएगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा फूल जाएगा, है ना। वो फूलने पर उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, या तो वो बस्ट हो जाएगी या फिर ज़्यादा फूली हुई ऐसी रहेगी। जैसे कि अपन डालते हैं तो जो किशमिश है वो एकदम फूल जाती है, ठीक है। अब इसको हाइपरटोनिक कहते हैं, इसको आइसोटोनिक कहा जाता है, और इसको हाइपोटोनिक, इसको आइसोटोनिक, इसको हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे इसको अपन, हाइपरटोनिक, है ना। हाइपरटोनिक मीन्स दैट कि इसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन जब पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो फूल जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं सेल वॉल। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल मीन्स दैट आप लोगों को पता होगा कि जो ये एक सेल, ये आप लोगों को यहाँ पे तीन सेल दी हुई है ना प्लांट की, ठीक है। किसकी दी हुई है, प्लांट की 3 सेल्स दे रखी जो आपस में जुड़ी हुई है। इनके आसपास का जो ये एरिया है ये क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स, मतलब ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं ना। क्या कह रहा है कि इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, मतलब कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो दिख रही है आपको रेड कलर की, ये क्या कहलाती है, ये सेल वॉल कहलाती है। और इसके साथ में ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये और ये जो एक तो आउटर मोस्ट जो बाहर की कवरिंग है, और एक ये दोनों ही क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, मतलब जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल जो होती हैं उनके अंदर एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। इट इज ग्रीडी, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ग्रीडी होती है, और इसके अंदर ये पोरस होती है, मतलब इसके आउटर कवरिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है, ठीक है। इट इज़ अ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो ये सेल वॉल होती है ये काय से मिलकर बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ 2 सेल्स आर जॉइंड बाय अ लेयर लेमिली,
मतलब कि अब देखो आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो सेल वॉल है, ये 3 सेल्स है ना, इनकी जो सेल वॉल है वो आपस में काई से ज्वाइन हुई है। यहाँ पे आपको एक तरीके का एक ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, इस ब्लू लाइन से ये जुड़ी हुई है। तो इस ब्लू लाइन को अपन क्या कहेंगे, आपस में जुड़ने वाली जगह को क्या कहेंगे अपन, लेमिली कहेंगे। क्या कहेंगे, लेमिली कहेंगे। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल, अब जो सेल वॉल के फंक्शन है वो क्या कहते हैं, तो इट प्रोवाइड अस डेफिनेट शेप टू द सेल, मतलब कि डेफिनेट शेप देता, एक निश्चित शेप देती है ये सेल को, एक निश्चित शेप देती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, मतलब कि ये क्या करती है, वैसे जैसे कि अपन ने वहाँ पे देखा था कि ये प्रीमिएबल होती है, इस मतलब जो सेल होती है उसको क्या करती है, ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, मतलब उसको मजबूत बनाती है ना, ये बाइंडेड होती है और मजबूती प्रदान करती है उसको। ठीक है। इट परमिएबल एंड अलो सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब कि अब सेम ये भी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसी की तरह ये भी जो ये सेल वॉल है ये भी क्या करती है कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर और बाहर आने जाने देती है, जैसे वाटर है या H2O है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब चीज़ों को कोई सिलेक्टेड चीज़ों को ही ये क्या करने देती है, अंदर और बाहर आने जाने देती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि काय से बनी हुई होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है ना। अब बात करते हैं अपन इसमें कि अब जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है काय का, न्यूक्लियस का, है ना। जो हमारी न्यूक्लियस का काय से बना होता है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई थी सेल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या एक पढ़ा अपन ने उसमें सेल वॉल, सेकेंड है इसमें न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसको क्या कहा जाता है, हेड क्वार्टर कहा जाता है सेल का। ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि इट इज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेल्यूलर एक्टिविटी, मतलब जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती है ना ये आगे भी बढ़ाता है और उसको कंट्रोल भी करता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको आगे भी बढ़ाने का काम करता है और कंट्रोल भी करने का काम करता है। अब सेकेंड पॉइंट है इसका कि इट यूकैरियोटिक सेल well defined cell definite nucleus is present, while in prokaryotic cell a well defined nucleus is absent, मतलब कि जो ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में। तो अपन अभी उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि जो वेल डेफाइनेट न्यूक्लियस होता है, मतलब कि जैसे कि जब भी हम न्यूक्लियस को स्लाइस बनाएंगे, एक सेल की स्लाइस बनाएंगे तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमको अच्छे से दिखाई देता है ना। यूकैरियोटिक सेल्स में अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। इसलिए इनको कहा गया है वेल डिफाइनाइड और वेल डिफाइन, मतलब उनके यूकैरियोटिक सेल के अंदर अच्छे से दिखाई देता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अच्छे से दिखाई नहीं देता। इट इज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट होती है ना, 2 लेयर होती है। उन दोनों लेयर्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट और न्यूक्लियस, मतलब कि जो ये लेयर होती है, न्यूक्लियर लेयर जो होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, इसमें छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि छिद्र प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को। मीन्स दैट कि जैसे कि यहाँ पे भी जो अपनी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी है ना, ये क्या कर रही थी कि जो सिलेक्टेड चीज़ें थी है ना उनको ही अंदर और बाहर आने जाने दे रही थी। अब इसमें भी जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ये कुछ ही चीज़ों को अंदर आने और जाने देती है इन पोर्स के द्वारा, है ना, रेगुलेट करती है, उनका मटेरियल्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। ठीक है। अब इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियस। अब देखो क्या बात की जा रही है, जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर की बात की जा रही है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियस। काय से कंटेन हो, एक तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस,
क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल, अब आप सबसे पहले समझेंगे कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स और ये क्या होता है। न्यूक्लियस तो अपने को पता है कि ये एक तरीके का लिक्विड होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है वो। और क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए का एक डीएनए से बने हुआ एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कैसे दिखाई देते हैं, एक थ्रेड की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। अब क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। नीचे वाला जो सेंटेंस दे रखा है अपना, उसमें पूरा क्लियर बता रखा है कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और है ना, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये काय से बनी हुई होती है, एंड प्रोटीन से। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो काय से बना हुआ होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है वो भी काय से बने हुए होते हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में ही लिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फॉर फ्यूचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो, जो अपने को पता है कि अपन ने डीएनए टेस्ट के बारे में पढ़ा है ना, तो डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो जो ये डीएनए होता है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब ये टॉपिक अच्छे से न्यूक्लियस वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।